Welcome to my channel. Like, share, and subscribe. Hi guys, today we are going to discuss about the topic called unemployment. That means बेरोजगारी. Unemployment, it is a situation of any person when he has the ability to do work, he has capabilities to do work, he has willingness to do work. Also falls under the working age group bracket, that is 15 years to 16 years. But due to some causes, he will not able to get the job. Then the said person is said to be unemployed. That means बेरोजगारी किसी भी व्यक्ति की वह परिस्थिति होती है जब वह काम करना चाहता है, काम करने की उसकी इच्छा है, वह काम कर सकता है, काम करने की उसकी उम्र है, लेकिन वह उसको काम नहीं मिल पाता, तब हम कहेंगे कि जो व्यक्ति है वो बेरोजगार है। अब भारत में बेरोजगारी के पीछे बहुत से कारण हैं, जिनमें से जो मेजरली 5 रीजंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीजंस which are responsible for the unemployment in India. The very first reason is slow economic growth. Second reason is population explosion. Third reason is improper education system. And the fourth reason is mismatch of the skill. Very fifth reason is limited impact of government planning. So बात करते हैं पहले रीजन की, दैट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, when the economic growth is slow, the unemployment rate will be high because the companies, when the economic growth is slow, the unemployment rate will be high because the companies will reduce the employee the company will reduce the employees to reduce their economic burden. भाई, जब आर्थिक विकास कम हुआ तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपनियां अपना आर्थिक भार कम करने के लिए लोगों को, अपने कर्मचारियों को कम कर देंगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। वैसे ही जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनियां लोगों को फिर से काम पे रखेंगी। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट को। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड रीज़न। सेकंड रीज़न इज अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इक्वल टू increasing unemployment because when there is a population explosion, जब कभी भी जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी वजह से जो जॉब्स की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो ऑलरेडी काम कर रहे लोग हैं उनकी सैलरी पर पड़ता है, उनके वेजेस पर पड़ता है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो उससे काम करवाना चाहेगा जो उसके लिए कम पैसे में सेम काम करेगा। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी काम की, तो कोई भी व्यक्ति करने को तैयार हो जाएगा कम वेजेस पे, दैट इज़ और जिसकी वजह से जो पहले से वहाँ पे लगा हुआ व्यक्ति है, एम्प्लॉई है, वो हटा दिया जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा पैसे में काम कर रहा है। तो इसकी वजह से बेरोजगारी होगी। तो ये हुआ दूसरा रीज़न, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड रीज़न, दैट इज़ इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। अगर इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा तो वी आर गोइंग टू फेल टू क्रिएट द स्किल्ड लेबर फोर्स। अगर एजुकेशन सिस्टम ख़राब होगा ना तो हम जो है स्किल्ड लेबर फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, उसके क्रिएशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी अपकमिंग अनएम्प्लॉयमेंट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर रीज़न, दैट इज मिसमैच ऑफ स्किल्स। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब द रिक्वायर्ड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयर डजेंट मीट विद द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय। मीन्स आपको करना कुछ आता है लेकिन उसको काम कुछ और करवाना है, वो आपको करना नहीं आता है, तो आप बेरोजगार हैं क्योंकि आपको वो काम करना नहीं आता, आपके पास उस काम को करने की स्किल्स नहीं है। उसको बोलते हैं मिसमैच ऑफ स्किल्स की वजह से बेरोजगारी। फिफ्थ रीज़न है लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग मीन्स गवर्नमेंट की स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है एडिक्वेट, ठीक से ऑर्गेनाइज ना हुआ हो सकता है उसकी वेल डिफाइंड टारगेटिंग ना हो पाई हो, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो दीज आर द मेजरली रीजन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड which are responsible for unemployment in India. Now we are going to see some terms related to unemployment, like what is under unemployment,
Under unemployment is nothing but when the person is employed below their education level, capacity level, capabilities level, skilled level, then the person said to be underemployed. Means आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जो काम मिलना चाहिए था, आपको उसके हिसाब से काम नहीं मिला और आप उस कैपेबिलिटीज़ के अनुसार जो आपको मिलना चाहिए था, उससे कम कैपेबिलिटीज़ वाला काम कर रहे हो, तो आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। दूसरा टर्म होता है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप ये होता है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी अर्नड इनकम से ज़्यादा होती है। मीन्स जब आपने उस इनकम को अर्न करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप छोड़ के आए हो उसको कमाने के लिए, उसकी कीमत जब ज़्यादा होती है इनकम अर्न से, तो हम बोलते हैं कि आप इकोनॉमिक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप में फंस गए हो। क्योंकि इसमें होता ये है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मीन्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाला कॉन्सेप्ट, तो आप जो खो रहे हो उसकी कीमत ज़्यादा है बजाय उसके जो आप पा रहे हो। सिंपल। उसके अगला जो हमारा टर्म होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता, इट इज़ द रेट जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर क्या चल रहे हैं, करंट फिगर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, उसके अपॉन में डालो टोटल लेबर फोर्स क्या होती है इंटू 100, द रिजल्ट विल बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। Now we are going to discuss about labor supply. What is labor supply? Labor supply is nothing. It is simply the working hours of an employee. That means ये कुछ नहीं है, ये वो घंटे हैं जितने घंटे के लिए आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है। दैट इज़ लेबर सप्लाई, कि आपका जो लेबर है वो आपको कितनी सप्लाई दे रहा है, कितने घंटे आपके लिए काम कर रहा है। दैट इज़ लेबर सप्लाई। और लेबर सप्लाई जो है मेजर किया जाता है मैन डेज में। इट इज़ जनरली मेजर इन मैन डेज एंड नॉर्मली 1 मैन डे इज इक्वल टू 8 आवर्स। जो एक मैन डे होता है वो सामान्यतः 8 घंटों का होता है। मीन्स एक एम्प्लॉय जनरली 8 घंटे काम करता है। दैट इज़ लेबर फोर्स। व्हाट इज़ लेबर सप्लाई, सॉरी, व्हाट इज़ लेबर फोर्स? A labor force is nothing but it is the population out of total population of the country who are actually working or looking for a job. तो ये वो लोग होते हैं जो वास्तव में कोई काम कर रहे हैं, वास्तव में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई काम ढूंढ रहे हैं। उन सबको जो जोड़कर जो पॉपुलेशन आती है उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। थर्ड इज द वर्किंग फोर्स। वर्किंग फोर्स it is a concept which is for only which we used only for the people which are actually working. It is not include those person who are willingness to work or finding looking for the job। इसमें वो व्यक्ति नहीं आते, इसमें केवल वो लोग आते हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं वर्किंग फोर्स, जो वर्किंग में है। ठीक है। और हाँ, वर्किंग फोर्स में नोट थीप्स, बैगर और थीप्स, बेगर जैसी जो गैम्बलिंग जैसी वो है वर्क हैं, ये वर्किंग फोर्स में कंसीडर नहीं किए जाते। अब सवाल आता है हाउ टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ टू, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करें। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, इस पर्पस के लिए प्लानिंग कमीशन ने 1966 में एक कमेटी बनाई, एम.एल. दंतवाला कमेटी। एम.एल. दंतवाला कमेटी ने सजेशन दिए कि 3 मेथड्स के जरिए आप अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट या मेजर कर सकते हो। तो एनएसएसओ ने उन्हीं 3 मेथड्स का यूज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है और वो डेटा यूज़ करता है नेशनल सर्वे से, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे का डेटा यूज़ करता है। अब इसमें जो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट। द फर्स्ट मेथड इज सेंट्रल प्रिंसिपल स्टेटस। सेकंड मेथड इज The first method is central principal status. Third method is first method is central principal status. Second method is current weekly status. Third method is current daily status, CDS. ठीक है। तो let's discuss one central principal status। तो इस मेथड के अंदर किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार तब कहा जाएगा जब उसे साल में 30 दिन का भी काम ना मिले।
means when a person not get the work of at least 30 days in a year, then the person is said to be unemployed. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयमेंट का लोएस्ट रेट होता है वो इसी मेथड में आता है, इसी मेथड में अनएम्प्लॉयमेंट का लोएस्ट रेट होता है। उसके बाद आता है करंट वीकली स्टेटस। इस मेथड में किसी व्यक्ति को बेरोजगार तब कहा जाएगा जब उसको हफ्ते के सातों दिन में किसी भी एक दिन एक भी घंटे का पेड काम नहीं मिलता, तब कहेंगे कि वो जो व्यक्ति है वो बेरोजगार है, क्योंकि हफ्ते के सातों दिन में से किसी भी एक दिन में उसको एक भी घंटे का काम नहीं मिला जिसको उसके पैसे मिले हों, तो बेरोजगार की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन CDS का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, मीन्स करंट वीकली स्टेटस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, वो सेंट्रल प्रिंसिपल स्टेटस से ज़्यादा होता है। तीसरा होता है करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस में किसी व्यक्ति को तब बेरोजगार कहा जाता है जब उसको दिन में मिनिमम 4 घंटे का भी वर्क ना मिला हो जिसके उसको पैसे मिले हों, ठीक है, उसमें वो होते करंट डेली स्टेटस। अगर उसको 4 घंटे में से किसी भी 1 घंटा उसने अगर ऐसा काम किया जिसको उसको पैसा नहीं मिला, तो वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है अगर उसको 4 घंटे तक काम नहीं मिला जिसके उसको पैसे मिले हों, ठीक है, तो होता है करंट डेली स्टेटस। और करंट डेली स्टेटस जो होता है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमको इसी मेथड से मिलता है, ना तो सेंट्रल प्रिंसिपल स्टेटस से, ना करंट वीकली स्टेटस से इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं मिलता है जितना हमको करंट डेली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलता है। और सबसे बेस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इसी का माना जाता है, करंट डेली स्टेटस का, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन्स की, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स की, कुछ टर्म्स की, उसके अलावा हाउ टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट पे हम बात कर ली। तो वी आर गोइंग टू एंड this video at here, and in the upcoming video the second part of this topic will cover the types of unemployment like this. So till then, stay safe, stay tuned, thank you. To get